अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने पीपीएससी पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था, तो वहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये सारे वो एमसीक्यूज़ हैं जो मेरे पास पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। तो मेरे पास एमसीक्यूज़ है इक्वल चार्जेस Q1 एंड Q2। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर। उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो 2 मीटर है। द फोर्स बिटवीन देम इज़ 9 न्यूटन। उनके दरमियान जो फोर्स है वो 9 न्यूटन है। और दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है हमें पता है वो कौन सी फोर्स होती है, कुलम्स फोर्स होती है। हम एफएससी पार्ट 2 में ये पढ़ चुके हैं। कुलम्स फोर्स होती है वो क्या है, उन दोनों के दरमियान 9 न्यूटन है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, हमने क्या करना है, चार्जेस की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो मैं कह देती हूँ लेट्स सपोज ये Q के इक्वल है, ठीक है। और इनकी सेपरेशन, इसको हमने R से लिखा था, ये कितनी है, 2 मीटर है। दो चार्जेस हैं, ये Q और ये Q1 और Q2। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है R, ये कितना है, 2 मीटर है। और इनके जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, हमें पता है कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक जितनी फोर्स लगाते हैं। तो वो फोर्स कितनी है, मेरे पास 9 न्यूटन फोर्स है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने Q फाइंड करना है, चार्जेस की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो कूलम्स फोर्स का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कूलम्स फोर्स इक्वल होती है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। तो Q1 Q2 मेरे पास दोनों सेम है, इसको मैं Q से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो ये क्या बनेगा, K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। मुझे क्या फाइंड करना है, Q स्क्वायर। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर ओवर K दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लूँगी तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, Q के इक्वल आ जाएगा। सिंपल, हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स की क्या वैल्यू है, फोर्स मेरे पास 9 है। R की क्या वैल्यू है, 2 है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो ये सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास फोर्स का आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। फोर्स की वैल्यू, R की वैल्यू, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और K की वैल्यू पुट की है, स्क्वायर रूट लेंगे। तो मेरे पास फाइनल आंसर मैं लिख रही हूँ, मेरे पास 63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। और 10⁻⁻6 इसके इक्वल होता है, माइक्रो के इक्वल होता है। तो मेरे पास फिर जो मैग्नीट्यूड आ गई चार्ज की वो कितनी है, 63 माइक्रो कूलम। ये मेरे पास चार्ज की मैग्नीट्यूड आ गई है। तो ये ऐसे हम इस MCQs को सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से MCQs है। नेक्स्ट MCQs हम देखते हैं, MCQs नंबर 2। MCQs की स्टेटमेंट है, मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल और उनकी वैल्यूज मेरे पास गिवन है। हमने बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर किसके इक्वल होगी। ओके, तो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, 20 ओहम की, 50 ओहम की और 1 ओहम की। इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने बतानी है और मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, R ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ओहम, R लेस दैन 1 ओहम और R ग्रेटर दैन 71 ओहम। अब हमारे पास जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल कनेक्ट होती हैं तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा है, ये भी हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ा है कि जब भी रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल कनेक्ट होती हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास इक्वल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 सो ऑन, जितनी होंगी हम उनको ऐड कर देंगे। तो 3 रेजिस्टेंस हैं, तो मेरे पास ये फार्मूला बनेगा। लेकिन हम इस पूरे फार्मूला से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पीपीएससी में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे फार्मूलास को सॉल्व करें। तो जहाँ पे हमसे हो सका हम शॉर्टकट को याद रखेंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी मेरे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी मर्जी रेजिस्टेंस है, जब वो पैरेलल में कनेक्ट होंगी तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमेशा जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट की है उससे कम होगी। जैसे इस टाइम 3 रेजिस्टेंस है, एक है 20 ओहम की, एक है 50 ओहम की, एक है 1 ओहम की। तो सबसे कम रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओहम। तो इन तीनों की जो मेरे पास इक्विवेलेंट होगा रेजिस्टेंस जब ये पैरेलल में कनेक्ट है तो वो जो सबसे कम है 1 ओहम, उससे हमेशा कम होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मेरे पास R लेस देन 1 ओहम, ये क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह का MCQs अक्सर पीपीएससी में आता है। स्टेटमेंट को थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आ जाए कि अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में नहीं बल्कि सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है। अगर पैरेलल की जगह यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, सीरीज में कनेक्ट हैं। अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब मेरे पास सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन।
ठीक है। ये किसके लिए है मेरे पास, सीरीज के लिए, और ये किसके लिए, जब पैरेलल के लिए। तो हम सॉल्व करने की बजाय हम देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में कनेक्ट है उनमें से जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, सॉरी ये नहीं है, ये रेजिस्टेंस है सबसे बड़ी 50 ओहम। तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा 50 ओहम से ग्रेटर होगी, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगी, 50 ओहम से ग्रेटर होगी जब ये सीरीज में कनेक्ट है, और जब पैरेलल में है तो जब सबसे छोटी रेजिस्टेंस है उससे वैल्यू हमेशा कम होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है रेजिस्टेंस की, जब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तब आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेरे पास, एनर्जी गैप इन दी सेमीकंडक्टर इज, कि मेरे पास जो सेमीकंडक्टर हैं उसमें एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है, और इसके कुछ ऑप्शंस हैं कि लेस देन द इंसुलेटर, ग्रेटर देन द इंसुलेटर, इस तरह के कुछ आंसर्स हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ कि एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर इज, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। एफएससी में भी पढ़ते हैं हम, बीएससी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ पढ़ते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स का एनर्जी गैप है उसकी क्या वैल्यू होती है। तो इसके लिए अगर मैं थोड़ी सी बेसिक्स पे जाऊं तो मेरे पास बैंड होते हैं, 3 बैंड हैं। एक मेरे पास कौन सा बैंड है जी, कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और एक मेरे पास कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होता है, किसके केस में, इंसुलेटर्स के केस में, ठीक है। इंसुलेटर के केस में मेरे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर बहुत ज़्यादा गैप होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो कंडक्टर के केस में मेरे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो आसानी से वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कंडक्शन बैंड में जाके कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं कंडक्टर्स के केस में, और इंसुलेटर्स के केस में बहुत ज़्यादा उनके दरमियान डिफरेंस होता है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर है वो इन दोनों के इन बिटवीन है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी भी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन है, ठीक है। सेमी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका जो मेरे पास एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर्स के केस में वो इंसुलेटर से कम होता है, और जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी मेरे पास इसका राइट ऑप्शन है कि लेस देन दैट ऑफ इंसुलेटर, लेस देन दैट ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर से कम होता है एनर्जी गैप, और जो मेरे पास कंडक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की वो भी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के इन बिटवीन होती है। तो राइट ऑप्शन मेरे पास आ गया है कि लेस देन दी सेमीकंडक्टर। ओके, नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यूज है। A sphere of radius r has a volume v, मेरे पास एक स्फीयर है, उसका रेडियस r है और उसका वॉल्यूम क्या है v। इफ़ रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, अगर मेरे पास जो रेडियस है स्फीयर का वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं वो देख लेती हूँ किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो अब मैंने क्या करना है कि अगर मेरे पास जो न्यू रेडियस है r प्राइम वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो न्यू वॉल्यूम जिसको मैं v प्राइम कह रही हूँ इसकी क्या वैल्यू होगी। तो 4/3 पाई हम नया रेडियस पुट करेंगे r प्राइम, और वो किसके इक्वल है, 3r के इक्वल है। रेडियस कितना हुआ है, 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और इसका क्यूब है। तो यहाँ से हम जब क्यूब लेंगे तो हमें पता है 3 3 9 और 9 3 27। तो 27 को मैं बाई लिख रही हूँ, बाकी का बचेगा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये मेरे पास ये वाला वॉल्यूम है। तो मेरे पास फिर जो नया वॉल्यूम है v प्राइम वो पुराने वॉल्यूम से 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे पास राइट ऑप्शन क्या है, 27v, ये मेरे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेरे पास, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बाइंडिंग ऑफ CH4। हमारे पास जो CH4 मॉलिक्यूल है उसकी हमने नेचर ऑफ बाइंडिंग बतानी है कि उसके अंदर कौन सा बॉन्ड है। मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो हमें इतना पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और जब इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे मॉलिक्यूल में, एक से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं
एक एटम से निकल के दूसरे में चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम आयनिक कहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूल कौन सा है, CH4, और C की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 की इसके पास कमी होती है। तो ये क्या करता है, उस कमी को पूरा करने के लिए 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करते हैं फिर, ना तो हाइड्रोजन अपना देते हैं ना कार्बन अपना देता है, ये शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये क्रॉस के साथ मैं बॉन्ड शेयर कर रही हूँ उसके कार्बन के, तो मेरे पास कार्बन के बॉन्ड्स हैं और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। इसके अंदर हम पोलराइजेशन और नॉन पोलराइजेशन में नहीं पढ़ेंगे कि किसके करीब होंगे ये पेयर, किसके दूर होगा, लेकिन सिंपल हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। शेयर करने से इसके पास भी 2 पूरे हो जाते हैं, इसके पास भी 8 पूरे हो जाते हैं, इनका बैलेंस सेल कंप्लीट हो जाता है। तो फिर हम कहेंगे कि नेचर ऑफ बाइंडिंग मेरे पास क्या है, CH4 में कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो इससे नेक्स्ट MCQs है मेरे पास, acceleration of gravity on the moon is 1/6 that of the earth, weight of a man 70 kilogram, mass is okay। अब मैंने सिंपल अगर अर्थ पे वेट फाइंड करना है तो मुझे पता है वेट का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, mg। वेट का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, mg। लेकिन यहाँ पे मुझे अर्थ पे नहीं बल्कि मून के ऊपर वेट फाइंड करना है, और जिस मैन का वेट फाइंड करना है उसका मैस मुझे बता दिया है। मैस कितना है, 70 ग्राम। और मैस किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये जगह के साथ, प्लेस के साथ वेरी नहीं करती। हाँ, वेट वेरी कर सकते हैं, मैस वेरी नहीं करता। अब मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज, जी की वैल्यू मुझे मून पे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि जो मून पे जी की वैल्यू है दैट इज 1/6 दैट ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ पे जो जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, जिसको मैं सिंपल जी से लिखती हूँ, उसका 1/6 है किस पे, मून पे। तो GM इज इक्वल टू G/6। तो मुझे क्या करना है, वेट फाइंड करना है ऑन मून। तो मैथ तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जी की वैल्यू मून पे चेंज हो जाएगी। तो ऑन मून अगर मैं बात करूँ तो फिर मुझे यहाँ पे जी की बजाय GM वैल्यू ऑन मून लिखना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू MGM। MGM की वैल्यू पुट करें GM की, तो आपके पास आ जाएगा M इंटू G/6। अब जी की वैल्यू मुझे पता है 9.8, अप्रॉक्सीमेटली हम 10 बोलते हैं। मैथ्स की वैल्यू 70 मुझे गिवन है, और 6 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। तो मैथ्स 70 है, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय 6। जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास वेट की वैल्यू आ जाएगी 114.88 न्यूटन। 114.88 न्यूटन ये मेरे पास वैल्यू ऑफ वेट आ जाएगी ऑन दी मून, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है मेरे पास, अ लॉन्ग सोलिनॉइड हैज़ 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। एक सोलिनॉइड है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उन्होंने बता दी है कि 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। इफ़ करंट इन द सोलिनॉइड इज़ 5 एम्पेयर, और सोलिनॉइड के अंदर से जो करंट पास कर रहा है वो 5 एम्पेयर है, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो ये सेकंड ईयर फिजिक्स का हमारे पास MCQs है। हमने सोलिनॉइड को जब पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि इनसाइड द सोलिनॉइड जो मेरे पास बी की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज इक्वल टू μ0Ni। अब μ0 क्या है, मेरे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे पास होती है 4π मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। n मेरे पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n को हम लिख सकते हैं कि n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और I मेरे पास क्या है, करंट इनक्लोज्ड बाय द सोलिनॉइड। तो यहाँ पे मेरे पास μ0 की वैल्यू पहले मैं पुट करती हूँ, क्या है 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁷। अब यहाँ पे मेरे पास 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैं, तो हम अब ऐसे यूनिट लेंथ का क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मेरे पास n की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, टर्न्स कितने हैं 10 और सेंटीमीटर है, तो सेंटी को हम क्या लिखते हैं 10⁻²। तो यहाँ पे फिर n की जगह क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10⁻²। 10 टर्न्स, और ये 10⁻² क्यों आया, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, और साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, करंट, और करंट मेरे पास कितना था 5 एम्पेयर। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी इनसाइड द सोलिनॉइड, और ये कितनी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, 6.28 मिली टेस्ला, ठीक है। टेस्ला मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास MCQs हैं, 2-3 MCQs हम वेक्टर्स में से कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे पास इसका फर्स्ट MCQs है जो वेक्टर्स का,
कि लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, फोर्सेस के वेक्टर्स हैं, ये भी इसकी मैग्नीट्यूड मैं लिख रही हूँ F, और एक मेरे पास सेकंड वेक्टर है, ये मेरे पास एक सेकंड वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी है F, ठीक है। और सॉरी, इसको हम इस तरह से शो कर देते हैं जैसे पीपीएससी के एमसीक्यूज में आया हुआ है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये मेरे पास 60 डिग्री है, और आपने क्या फाइंड करना है, आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है। इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब भी मैंने रिजल्टेंट फाइंड करना है तो मेरे पास रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट ईयर के वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से है। तो रिजल्टेंट हम फाइंड करते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, लेट्स सपोज ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा, ये फार्मूला है मेरे पास दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को फाइंड करने का। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ए क्या है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर जल्दी जल्दी 60 डिग्री वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमेशा या तो हम दोनों वेक्टर्स के हेड को ज्वाइन करके लेते हैं या दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करके लेते हैं। तो अगर दोनों वेक्टर्स के मैं हेड को ज्वाइन करूं तो मुझे इस वेक्टर को उठा के पीछे लगाना पड़ेगा ताकि इसके हेड के साथ ये वेक्टर क्या करे, कंबाइन करे। तो इस वेक्टर को एज इट इज उठा के मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सिर्फ इनके दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए। तो ये मेरे पास क्या है, वेक्टर एफ। अब इन दोनों की हेड ज्वाइन कर रही हैं तो ये वाला एंगल असल में मेरा एंगल थीटा है, जो कि दोनों के हेड्स के या दोनों के टेल्स के दरमियान बनता है। तो अब मुझे पता है कंप्लीट एंगल कितना है, ये कंप्लीट एंगल है 180। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 120 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह हम इनके टेल्स को ज्वाइन करके भी देख सकते हैं। तो थीटा मेरे पास क्या है, 120 डिग्री। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, मेरे पास ए क्या है, हमने फर्स्ट वेक्टर भी फोर्स का, सेकंड भी फोर्स का, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है कि एफ है। तो एफ स्क्वायर बी भी एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस 120 डिग्री, और होल क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट है। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस एफ मल्टीप्लाई होगा तो 2f स्क्वायर कॉस 120 डिग्री मेरे पास -1/2 के इक्वल होता है, और होल क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बनेगा, 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस होकर माइनस एफ स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, सिंपल आप माइनस करेंगे तो एफ स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास रिजल्टेंट भी किसके इक्वल आएगा, एफ के इक्वल आएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है, इतनी सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब दो वेक्टर्स उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्ट और उनके दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री हो, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो मस्ट है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी उन दोनों जो वेक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। तो आप देख सकते हैं दो वेक्टर्स, उनकी मैग्नीट्यूड एफ है, एंगल 120 डिग्री है उन दोनों के दरमियान, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी क्या आई है, एफ आई है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 एफएससी फिजिक्स का पार्ट 1 का, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये एग्जाम्पल भी है, ये इस तरह का एक न्यूमेरिकल भी आता है। तो इस फॉर्मूला से अक्सर काफ़ी सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है, तो हम फिर इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करते, क्योंकि पैरेलल में हमें पता है थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। थीटा को 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जब cos 0 1 होगा तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास रिजल्टेंट किसके इक्वल आता है, a प्लस बी के इक्वल आता है। तो यहाँ से हमने सिर्फ फाइनल कंक्लूजन याद रखना है, 2-3 स्टेप्स के बाद हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब दो वेक्टर्स मेरे पास पैरेलल हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए सिंपल हम उनकी मैग्नीट्यूड को कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसी तरह जब मेरे पास दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, तो आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। जब 180 पुट करोगे तो मेरे पास cos 180 -1 होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। तो मैं इस सारे प्रोसीजर पे नहीं जाती हूँ, नेट रिजल्ट लिखती हूँ कि जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो उनका रिजल्टेंट हम सिंपल क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को माइनस करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर पैरेलल हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड ऐड हो जाती हैं, अगर मेरे पास एंटी पैरेलल हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से भी वो अक्सर एमसीक्यूज पूछ लेता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एमसीक्यूज है, रिजल्टेंट ऑफ 100 न्यूटन एंड 1 न्यूटन कांट बी। दो फोर्सेस हैं, यहाँ पे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देती हूँ, रिजल्टेंट ऑफ 100 न्यूटन एंड 1 न्यूटन कांट बी।
इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ऑप्शन है मेरे पास 100 न्यूटन, बी ऑप्शन है मेरे पास 99 न्यूटन, सी ऑप्शन है मेरे पास 101 न्यूटन और डी ऑप्शन है मेरे पास 98 न्यूटन। अभी हमने इसकी रेंज पढ़ी है कि अगर तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी तो 100 + 1 क्या बन जाएगा, 101। और अगर ये दोनों एंटी पैरेलल हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 99। तो मिनिमम आंसर 99 आ सकता है, मैक्सिमम आंसर 101 आ सकता है। और अगर एंगल इन दोनों के दरमियान कोई होगा, इन दोनों के अलावा कोई भी एंगल होगा, तो उसकी आंसर इन दोनों के दरमियान आएगा। मिनिमम आंसर जब एंटी पैरेलल हो, मैक्सिमम आंसर जब पैरेलल हो। तो 99 और 101 के दरमियान कोई आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 100 भी आ सकता है, 99 भी आ सकता है, 101 भी, लेकिन 98 99 से छोटा है तो ये मेरे पास कभी भी नहीं आ सकता। तो राइट ऑप्शन मेरे पास क्या है, 98, क्योंकि इन्होंने कहा है कांट भी। तो 98 कभी भी इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो ये मेरे पास था एमसीक्यूज। इसी तरह और भी एमसीक्यूज वो यहाँ से पूछ लेता है। मेरे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज 5:3। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज, रेशो क्या है मेरे पास, 5:3। रेशो ऑफ फोर्स हमने क्या बतानी है, व्हाट इज द रेशो ऑफ फोर्स। वो कहते हैं मेरे पास दो फोर्सेस हैं और उनके मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट की जो रेशो है वो क्या है, 5:3 है। हमने उन फोर्सेस की रेशो बतानी है। तो सिंपल हम इसको देख लेते हैं। हमें पता है कि जब मैक्सिमम होता है रिजल्टेंट तो सिंपल हमारे पास दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है, ऐड। लेट्स सपोज वो वेक्टर्स ए और बी हैं तो ए और बी क्या हो जाएंगे, ऐड मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए क्या होगा, ए और बी माइनस हो जाएंगे। तो मेरे पास रेशो किसके इक्वल आई है, 5/3 के, उसने हमें बता दिया। मैक्सिमम और मिनिमम की रेशो किसके इक्वल है, 5:3 के इक्वल है। ठीक है, और हमने क्या बताना है, हमने फोर्स की रेशो बतानी है। यहाँ से अगर इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आता है। असल में हम ए और बी फाइंड करना चाह रहे हैं। ए और बी वो दो वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड हमें पूछ रहा है। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 × A + B एंड 5 × A - B। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3A + 3B दैट इज इक्वल टू 5A - 5B। ये मेरे पास बन जाएगा। हमने क्या करना है, ए और बी को फाइंड करना है। ए को हम एक तरफ ले लेते हैं और बी को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3A ये इधर आएगा तो -5A, इसी तरह -5B, ये बी इधर जाएगा तो -3B। तो 3A - 5A -2A, और ये क्या बन जाएगा, -8B। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। हमने क्या करनी है, हमने फोर्सेस की रेशो कैलकुलेट करनी है। और फर्स्ट फोर्स ए हमने कंसिडर की, सेकंड बी। तो A/B मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको 8 को नीचे 2 को डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो A और B की जो रेशो है ये मेरे पास इक्वल है 4:1 के। तो यही मेरे पास आंसर है। सिंपल आप देख सकते हो कि अगर दो फोर्सेस हैं, एक की 4 न्यूटन है, एक 1 न्यूटन है, तो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो मेरी फिर उनके पास मैक्सिमम मिनिमम की रेशो क्या बनेगी, 5:3। तो ये मेरे पास वेक्टर से एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज था।